हेलो दोस्तों, अभ्यास डिफेंस में आपका अगेन स्वागत है। अभ्यास लेकर आया है आज आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स एंड रैंकिंग, जो पिछले 6 महीनों में सबसे ज्यादा न्यूज में थी और हमारे पीवाईक्यूज में भी इन रिपोर्ट्स को कई बार पूछा जा चुका है। उन रिपोर्ट्स और रैंकिंग को हम एक 3 पन्ने के पीडीएफ में लेकर आए हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जैसे एसडीआई जो एसडीजी रिपोर्ट है, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिपोर्ट है, और आपकी जो मिजोरम और लद्दाख और गोवा को फुल लिटरेसी बनाया गया तो उसमें जो रिपोर्ट आई थी वो रिपोर्ट है, और पॉपुलेशन से रिलेटेड रिपोर्ट है। आपको पता है कि आपके क्वेश्चन में, आपके पीवाईक्यू में डेमोग्राफी और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिलेबस में भी डेमोग्राफी को सीधे सीधे मेंशन किया गया है, सीडीएस के और एनडीए के। तो डेमोग्राफी से रिलेटेड कुछ भी चीज आती है तो वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी रिसेंटली ही यूएनएफए ने स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन लाया है, जिसमें इंडिया से रिलेटेड कुछ बातें लिखी गई हैं, तो उसको भी मैंने यहाँ मेंशन किया है। ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट, ठीक है, तो इस पे भी हमने जेंडर गैप रिपोर्ट है, इसको भी हमने यहाँ पे मेंशन किया है। असर की रिपोर्ट है जो एजुकेशन से रिलेटेड है। तो ये कुछ 5 से 6 महीने में जो सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स एंड रैंकिंग है, जो इन्हें छोटी सी वीडियो के थ्रू हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आप इस क्लास और इस पीडीएफ का एक्सेस चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के बाद आप हमारे सीडीएस के पेयर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको हमसे डायरेक्ट अपने डाउट को सॉल्व करने का मौका मिलेगा और साथ में इंगेजमेंट भी आपका अच्छा रहेगा वहां पर, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करें। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको क्या डाउट है। और हाँ, हमने पॉलिटी डन करा दी है, ज्योग्राफी डन करा दी है, इकोनॉमी हमारी आज खत्म हो जाएगी, करंट अफेयर हमारा साइमल्टेनियस चल रहा है, इंग्लिश हमारी लगभग खत्म होने वाली है, तो हमने ऑलमोस्ट चीजें खत्म कर ली हैं। तो जिन लोगों को रिवाइज करना है वो हमारे चैनल में विजिट करें और विजिट करके इन सब चीजों को रिवाइज कर लें, ठीक है। और अच्छी लग रही हैं चीजें तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब दोनों करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए ये सब चीजें करने में बहुत टाइम लगता है और कोई हमारे पास टीम नहीं है, तो हम ये सब सिंगल पर्सन ये कुछ कर रहा है। तो अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं आपके लिए। तो सपोर्ट की जरूरत है, आशा करते हैं कि आप इन चीजों को समझ रहे होंगे। चलिए चलते हैं आगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट है, तो वो रिपोर्ट अभी 2025 में ही आई है। तो उस रिपोर्ट में क्या हुआ है, इंडिया की रैंकिंग में इंप्रूवमेंट हुआ है। ऑलमोस्ट हर इंडिया जो रैंक रिपोर्ट्स हम यहाँ पे लेकर आए हैं, उन सभी रिपोर्ट्स में इंडिया की रैंकिंग को आप इंप्रूव पाओगे, ठीक है। और ये इसीलिए और ये रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट हो गई हैं, क्योंकि इन रिपोर्ट्स में इंडिया ने ठीक ठाक इंप्रूवमेंट किया है, ठीक है। तो उन रिपोर्ट्स के बारे में सभी हम आज यहीं पर पढ़ते हैं। चलिए एक पेन ठीक ठाक ले लेते हैं। कौन सा कलर लें भाई, कौन सा? ब्लू लेते हैं, लाइट, ठीक, पूरा थिक कर लेते हैं। ब्लैक ही ले लेते हैं यार, हाँ ठीक है, ठीक है। तो चलिए देखिए देखिए, पहली बार क्या हुआ है, पहली बार इंडिया, थोड़ा और जूम कर देते हैं आपको ताकि चीजें सही दिखें, ठीक है। दिस इज द लोगो ऑफ अभ्यास एक्स डिफेंस, ठीक है। देखिए फर्स्ट टाइम इंडिया इंटर द टॉप 100 एसडीजी इंडेक्स में, ठीक है। 2021 में इंडिया 120 था, 25 में 99 पे आ गया है। मतलब इंडिया ने स्टेडली अपनी रैंकिंग को इंप्रूव किया है, ठीक है। 120 से आज 4 साल बाद 99 पे आ गया है, टॉप 100 के अंदर आया है, ठीक है। रैंकिंग 99 आउट ऑफ 167 कंट्रीज। तो ये रिपोर्ट याद रखिएगा, इंडिया की रैंकिंग क्या है, 99 है अमंग दी 167 कंट्रीज। 2021 में क्या थी, 120 थी, ठीक है। तो याद रखिएगा टॉप कौन है, स्कोर इंडिया का कितना है, 67 है आउट ऑफ 100, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं टॉप पे कौन कंट्री है। तो फिनलैंड टॉप पे कंट्री है, नंबर 1 रैंकिंग है उसकी। उसके बाद स्वीडन है और डेनमार्क है। मोस्टली जो नॉर्डिक कंट्री हैं वही टॉप की रैंक लेती हैं हर एक आपकी जो लिस्ट होती है उन सभी में, मतलब रिपोर्ट जो होती है उनमें लेती है। अभी आप देखेंगे, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। भूटान, अब अगर साउथ एशिया में देखा जाए तो कौन सबसे ज्यादा रैंकिंग लेकर आया, तो भूटान से ज्यादा लेकर आया। मोस्टली हम लोग मानते हैं कि भूटान की जो है एसडीआई और ये सब चीजें अच्छी हैं, लेकिन इस समय मालदीव की रैंकिंग 53rd है, 53rd है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये बेसिक फैक्ट याद रखिएगा कि जो रैंकिंग है वो मालदीव की ठीक ठाक है भूटान से। भूटान की है ऑलमोस्ट कितनी, 74 रैंकिंग, और 53rd इनकी है। और नेपाल की कितनी है, नेपाल की है 85। इनकी रैंकिंग मोस्टली भूटान और मालदीव में डिफरेंस याद रखिएगा कि मालदीव रैंकिंग में सबसे ऊपर है पूरे साउथ एशिया में, ठीक है, इंडिया से भी ऊपर है। और जिस भूटान को मानते हैं कि वो
एसडीआई में सबसे ऊपर होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी ऊपर होगा। तो भूटान वो नीचे है, ठीक है, किससे? मालदीव से। बाकी सबसे भूटान तो ऊपर है भाई। श्रीलंका 93 है, ठीक है, इंडिया से तो ऊपर है ही है, इंडिया का 99 है, ठीक है। देखिए श्रीलंका भी इंडिया से ऊपर ही है, ठीक है। नेपाल भी इंडिया से ऊपर ही 85 है, ठीक है। बाकी पाकिस्तान हमसे भी पीछे है और बांग्लादेश भी हमसे पीछे है। तो कौन हमसे पीछे है? हमारे रीजनल नेबर्स में। तो ये चीज याद रखेगा साउथ एशिया में। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, इसमें एक नया इंडिकेटर जोड़ दिया गया है, मतलब जो एसडीजी रिपोर्ट है उसमें नया इंडिकेटर जोड़ दिया गया है। वो इंडिकेटर क्या है? मिनिमम डाइटरी डाइवर्सिटी अमंग चिल्ड्रन एज 6 to 23rd मंथ, ठीक है। हमें सब पता है कि जो 6 महीने तक तो हमें पता है कि माँ का दूध ही बच्चे को मिलना चाहिए। 6 महीने के बाद क्या होता है, 6 से 8 महीने के बाद क्या होता है, बच्चे को डाइटरी डाइवर्सिटी मिलनी चाहिए, मतलब उसे न्यूट्रिशन डाइवर्स मिलना चाहिए, मतलब उसे हर तरह का न्यूट्रिशन मिलना चाहिए फूड के थ्रू। तो उसी एक फैक्टर को यहाँ पे रखा गया एसडीजी में, ठीक है। एसडीजी जो 2 है, जीरो हंगर, उसमें एक नया इंडिकेटर जोड़ दिया गया है। वो क्या है? क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि कौन सा नया इंडिकेटर एक जोड़ा गया है और किस एसडीजी में जोड़ा गया है। तो एसडीजी 2 है, और आप ये देख रहे हैं एसडीजी 2 क्या है यहाँ पर। अभी मैं एसडीजी के बारे में बताऊंगा, मोस्टली आप लोग जानते ही होंगे। एसडीजी 2 क्या है? जीरो हंगर। तो इसी जीरो हंगर में, जो हम जीरो हंगर हटाना चाहते हैं, तो इसी जीरो हंगर में एक नया इंडिकेटर जोड़ दिया गया। पहले से तो जो इंडिकेटर थे उसमें एक नया इंडिकेटर और जोड़ दिया, मिनिमम डाइटरी डाइवर्सिटी फॉर चिल्ड्रन अमंग चिल्ड्रन एज 6 to 23 मंथ, ठीक है। तो याद रखिएगा, अभी बेसिक इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इनटू द डेटा सेट अंडर द एसडीजी, ठीक है। अकॉर्डिंग जो रिपोर्ट अभी नीचे इस बार आई है, इसमें ये पाया गया है कि कोई भी स्टेट, कोई भी नॉन ऑफ द एसडीजी गोल अचीव नहीं हो पाएंगे 2030 तक। समझ रहे ना? ये जो जितने 17 एसडीजी गोल्ड हैं, इन 17 एसडीजी गोल को 2030 तक अचीव करने की बात है। टारगेट हमारा ये है, ठीक है। चलिए बेसिक पढ़ लेते हैं एसडीजी के बारे में। एसडीजी दरअसल 2015 से शुरू हुआ था, ठीक है। यूनाइटेड नेशन ने शुरू किया था और इसके सभी मेंबर, यूएन के सभी मेंबर इसको अडॉप्ट कर चुके हैं, ठीक है। 2015 में इसे एक्सेप्ट किया गया था, अडॉप्ट कर लिया गया था सभी मेंबर्स के द्वारा यूएन के, ठीक है। एंड शेयर्ड द ब्लूप्रिंट फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर पीपल एंड द प्लैनेट। मतलब ये जो 17 गोल है, इन 17 गोल को अगर हमने मतलब हमने अचीव कर लिया, पूरे वर्ल्ड ने अगर अचीव कर लिया, वो क्या है 70 गोल? पहला क्या है? सॉरी, पहला क्या है? नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, decent work and economic growth, industry innovation, reduce inequality, sustainable city and communities, respects responsible consumption and production, climate change, climate action। ये चीज याद रखिएगा कौन सा किस में आता है, ठीक है। ये जो 17 है, 17 में किन किन एसडीजी में कौन सा गोल है याद रखिएगा। लाइफ ऑन द लैंड एंड लाइफ बिलो द वाटर। तो लाइफ बिलो द वाटर किसमें है? 14 में। लाइफ ऑन द लैंड क्या है? 15, ठीक है। पीस, जस्टिस एंड द स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, ये 16 में है, ठीक है। पार्टनरशिप फॉर गोल 17 में है, ठीक है। तो ये गोल हमें अचीव करने हैं कितने तक? 2030 तक, ठीक है। इन्हें एक्सेप्ट अडॉप्ट कब किया गया था? 2015 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? ऑल यूएन मेंबर। ये देखिए सभी यूएन मेंबर को ये गोल अचीव करना है। हाँ, ये गोल कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको अडॉप्ट अचीव करना ही करना है, लेकिन हाँ सभी ने अडॉप्ट किया है तो उन्हें अचीव करना है, लेकिन कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है, ठीक है ना। इस चीज को याद रखिएगा, कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है। तभी तो कोई भी नेशन इतने, कोई भी गोल और कोई भी नेशन इसके ट्रैक पे नहीं है कि इनको जल्दी अचीव कर लें। ऑलमोस्ट सभी चीजों को अचीव कर लें। इंडिया तो इनमें से कुछ में बहुत अच्छे से प्रोग्रेस कर रहा है, तो बाकी चीजों में तो नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ठीक है। डेवलपमेंट आर द अर्जेंट कॉल फॉर द एक्शन बाय ऑल कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्री इन द ग्लोबल पार्टनरशिप, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब एक ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जो एचडीआई रिपोर्ट होती है, वो भी आपके एग्जाम में आती है, 2025 की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में क्या हुआ है, पहले एक बार एसडीआई का बेसिक देख लेते हैं। दरअसल होता क्या है, एसडीआई को पब्लिश कौन करता है? यूएनडीपी करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक। जैसे आपके एसडीजी को पब्लिश करते हैं कौन? यूएन करता है, ठीक है। और वैसे ही ये यूएनडीपी करता है, ठीक, ये याद रखिएगा, ठीक। अब इसमें होता क्या है कि ये जो इंडिकेटर रिपोर्ट होती है, ये इंडिकेट करती है अपनी रिपोर्ट्स के थ्रू कि कौन सा स्टेट या कौन सी कंट्री
ठीक, कौन सी कंट्री जो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है उसको अचीव करने या उसको अच्छे से टारगेट कर रही है या उसको अच्छे से इंप्रूव कर रही है, तो उसके कुछ इंडिकेटर रखे हैं उसने, कुछ इंडिकेटर होंगे जिस इंडिकेटर के बेसिस पे वो मेजर करती है कि कौन सी कंट्री अच्छा परफॉर्म कर रही है अपने ह्यूमंस के डेवलपमेंट में, ह्यूमंस के डेवलपमेंट में। तो वो इंडिकेटर क्या क्या है? वो इंडिकेटर है लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। डायमेंशन क्या है? लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। इसमें क्या क्या आता है? लाइफ एंड एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स। ठीक, ये इंडिकेटर है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के। नॉलेज, अब नॉलेज में क्या है? एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, ठीक, मीनिंग ऑफ मीन years of schooling and education index। सॉरी। इसमें क्या है कि एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग मतलब कितने ईयर तक स्कूल जाता है और एवरेज कितने ईयर तक स्कूल जाता है, तो ये चीजें कहाँ आएगी? नॉलेज में आएगी। ठीक है, एक्सपेक्टेड मतलब समझ रहे हैं ना, एक्सपेक्ट किया जाता है कि इतने तक तो स्कूल जाता ही जाता है, और एवरेज कितना जाता है, तो ये दोनों दिखा रहा है। मतलब बच्चा जब स्कूल जाएगा तो उसका डेवलपमेंट होगा ही होगा, तो वो एजुकेशन के थ्रू देखा जाता है कि कितना स्कूल जाता है ऑलमोस्ट, और एवरेज कितना जा रहा है। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब कितने लोग जी रहे हैं, कितनी हेल्दी हैं। ठीक है, उसी से दिख जाएगा भाई, जितना लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी होगी उतनी तो वो हेल्दी होंगे ना, लॉन्ग लिव तभी तो करेंगे, लाइफ तभी तो करेंगे ना जब वो हेल्दी होंगे। तो हेल्दी तो लॉन्ग लाइफ से भी दिखा जा रहा है एक्सपेक्टेंसी से। अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, जीएनआई, ग्रॉस नेशनल पर कैपिटा इनकम। ठीक है, तो ये इससे दिख रहा है। तो यही इंडिकेटर के बेसिस पे नापते हैं भाई। किसी की अगर पर कैपिटा इनकम अच्छी है, मान लीजिए आप अपने पड़ोसी से 1,000 रुपए ज्यादा कमाते हैं, तो आपका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड तो अच्छा होगा ना, है ना। तो इसी प्रकार कंट्रीज का भी है। अगर यूएस और कनाडा में देखें, मैं हाइपोथेटिकली बता रहा हूँ, कोई डेटा लेके नहीं बता रहा हूँ, अगर यूएस की पर कैपिटा इनकम लो है, कनाडा की मान लीजिए पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, यूएस की पर कैपिटा इनकम कम है, तो लिविंग स्टैंडर्ड तो कनाडा में ज्यादा अच्छा होगा ना। जुकाम हो गई। यहाँ पे पर कैपिटा इनकम ज्यादा अच्छा होगा ना, तो जब यहाँ पर कैपिटा इनकम ज्यादा अच्छा है कनाडा में, तो यहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा। लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा मतलब यहाँ के लोगों का ह्यूमन डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छा है तो यहाँ पे लोगों का ठीक ठाक ग्रोथ होगी, प्रॉस्पेरिटी होगी। तो ये इसी इंडिकेटर के थ्रू जो रिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, इसीलिए इसको मेजर पर कैपिटा इनकम के थ्रू ही करते हैं, किसी कितनी इनकम है। जितनी ज्यादा इनकम होगी वो उतनी अच्छी लाइफस्टाइल को जिएगा और उतना ही अच्छा अपना डेवलपमेंट करेगा, ह्यूमन का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, इसीलिए इसको मेजर के रूप में देखा जाता है। ठीक है, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को जब ह्यूमन डेवलपमेंट की बात की जाती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको आपको क्या करना है कि क्या हो गया इसको, आया क्या, क्या हो रहा है? आपको क्या करना है, आपको नॉर्मली इनके इन डायमेंशंस को याद कर लेना है, और इस इंडिकेटर को याद कर लेना है कि किस डायमेंशन में कौन कौन से इंडिकेटर हैं। ठीक, किस डायमेंशन में कौन कौन से इंडिकेटर हैं याद रख लेना है। ठीक है, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चाहिए हमें, तो जीएनआई पर कैपिटा हमारी होनी चाहिए। नॉलेज चाहिए तो हमें एक्सपेक्टेड स्कूल ईयर्स ऑफ स्कूलिंग होने चाहिए, मीन ईयर्स ऑफ स्कूल होने चाहिए। लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ चाहिए हमें, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक, चलिए आप बेसिक देख लिया है, कौन इन्हें पब्लिश करता है ये भी देख लिया, इंडिकेटर्स देख लिए इनके। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में जल्दी से खत्म करते हैं। जो आइसलैंड है वो रिसेंटली उसकी रैंकिंग फर्स्ट आई है, मतलब आइसलैंड अगेन फर्स्ट रैंक है। अच्छा, सबसे अच्छा वहां पे ह्यूमन डेवलपमेंट है। ठीक है ना, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिस्ट भी दे दी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सेकंड पोजीशन दो कंट्री लेके बैठी हुई हैं, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। ठीक है, 4 5, इंडिया 130 है। ठीक है, जो इम्प्रूव हुई है। ठीक है, इंडिया रैंक द 30 एंड साउथ सूडान जो है, जहाँ पे आप जानते हैं इस समय काफी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो वो रीजन क्या है, सबसे ज्यादा लीस्ट है, मतलब रैंक सबसे लास्ट है। ठीक है ना, साउथ सूडान की। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन कंट्री सबसे पीछे, कौन कंट्री सबसे आगे। ठीक, मैंने दोनों लिख दिया है। इंडिया की रैंकिंग क्या है, इंडिया रैंक द 130 थर्ड रैंक थी 2022 में, अभी 23 में रैंकिंग इंप्रूव होकर 130 हो गई। ये जो रिपोर्ट है वो 23 के बारे में ही है। ठीक है ना, याद रखिएगा, कोई ये नहीं कहेगा कि हम 23 का डाटा पढ़ा रहे हैं, नहीं, ये 25 का ही है, रैंकिंग 23 के बेसिस पे है। ठीक है ना, 130 रैंक है इंडिया की, ये देखिए। ठीक है, याद रखिएगा। फर्स्ट रैंक पे आइसलैंड है, सबसे लास्ट में सूडान है। ठीक है,
कंट्री मींस जो मीडियम कंट्री जो हमारी है वो किस में है, किस पोजीशन में, तो मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट पे है। और हम लगभग करीबी हैं कि हाई ह्यूमन डेवलपमेंट के थ्रेशोल्ड को पहुंचने में। अभी हमारा कौन सा मीडियम चल रहा है, मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में है अभी हम। तो हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में हम कुछ दिनों में पहुंच जाएंगे, और जिसके लिए हमारे पास इतने पॉइंट होना चाहिए। इंडिया अभी इससे कम पॉइंट में है, ये देखिए इंडिया का पॉइंट अभी ये है, ये 68 685। तो 15 पॉइंट हमारे जैसे ही 0.15 हमारा जैसे ही बढ़ेगा तो हम इसमें आ जाएंगे, तो इंडिया हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्री में आ जाएगा कैटेगरी में। तो अभी याद रखिएगा, इंडिया अभी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्री कैटेगरी में नहीं है, अभी मीडियम में है, ठीक है। हाँ, अगले साल हो सकता है हम हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में आ सकते हैं, ठीक है, अच्छा काम करेंगे। इंडिया नेबर में चाइना नंबर 1 पे है, ठीक है, याद रखिएगा। ह्यूमन डेवलपमेंट में श्रीलंका उसके बाद है, उसके बाद भूटान है, ठीक है ना। मालदीव वालदीव इधर है नहीं, ठीक है ना, याद रखिएगा। वो एसडीजी में मालदीव है, ठीक है ना, एसडीजी में मालदीव आपको मिलेगा, यहाँ पे इनकी रैंकिंग देख लीजिएगा, ठीक है। जो ये आपको ये इंडिकेटर्स हैं, ये इंडिकेटर्स हैं इसके, ठीक है। और ये डायमेंशन, इन्हीं डायमेंशन में जब रिपोर्ट निकली तो इंडिया के बारे में क्या क्या प्रोग्रेस जैसे देखने को मिली, इन्हीं इंडिकेटर के बेसिस में इंडिया में क्या प्रोग्रेस देखने को मिली। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया की इंक्रीज हो गई है 72 ईयर्स से, ठीक है, 72 ईयर्स हो गई है, जो पहले 67 थी, मतलब अब 72 साल तक के लोग जी रहे हैं, जो पहले 67 में खत्म हो जाते थे, डेथ रेट की जाती थी। एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, ये अभी देखा ना, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, मतलब कितना माना जा सकता है कितने समय तक ये स्कूल जाएंगे, और एवरेज कितना जाते हैं। तो देखो, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, एवरेज ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग दोनों ही है, तो रोज टू 13 ईयर्स, मतलब 13 ईयर्स तक बच्चे स्कूल जा रहे हैं। मतलब अगर पूरे कंट्री में देखा जाए तो 13 साल तक तो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उसके बाद मोस्टली बच्चे छोड़ दे रहे हैं। मतलब मोस्टली कितने छोड़ रहे हैं वो अभी डाटा नहीं है, लेकिन हाँ 13 साल तक तो लगभग ऑन एन एवरेज एक्सपेक्टेड माना जा रहा है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं। मीन अगर एवरेज देखा जाए तो केवल 9 ईयर्स तक ही जा रहे हैं। मतलब अगर सभी बच्चों का एक एवरेज निकाला जाए कितनी उम्र तक का जा रहे हैं, तो 9 है, जो कि बहुत कम है। पहले तो 6 7 भी नहीं था, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ये देख लीजिए इतना कम है, ये डेटा आपको याद रखना है कि कितना मीन एवरेज कितना है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछ लेगा ना कि आप कहेंगे मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, क्या 9 ही साल तक बच्चे जा रहे होंगे? नहीं, बिल्कुल जा रहे हैं, हमारा डेटा यही है, ठीक है ना, याद रखिएगा इस चीज को। पर कैपिटा हमारा रोज कर चुका है ऑलमोस्ट 6000 के आसपास डॉलर था, वो $9000 के आसपास आ गया है, ठीक है ना। मैंने बताया ना कि जीएनआई जो पर कैपिटा होती है वो भी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को दिखाती है, कि जितना पैसा आपके पास होगा उतना ही आप ज्यादा स्टैंडर्ड में रहेंगे, तो वही चीज यहाँ पर भी है, ठीक है। चलिए ये देखिए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है। इस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में क्या है कि एक तो दो पॉवर्टी इंडेक्स चलते हैं, आपको पॉवर्टी देखने को मिल जाएगी, मतलब इससे हम ये मेजर करते हैं कि कितनी पॉवर्टी अभी एग्जिस्ट करती है, ठीक है, नेशन में। और ये दो तरह के इंडेक्स निकलते हैं, एक जो सबसे पुराना इंडेक्स है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, और एक नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है। तो नेशनल वाला तो हमारे इंडिया का खुद का है, ठीक है, और ग्लोबल वाला वर्ल्ड का है, ठीक। तो हम यहाँ पे जो मोस्टली देखेंगे, हमने इंडिकेटर तो देखिए, ये आपको क्या रखना है, इंडिकेटर याद रखना है, सॉरी, आप नेशन वाला याद कर लेंगे ना इंडिकेटर सारे, तो आपको वर्ल्ड वाला अपने आप याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो नेशन वाला है वो वर्ल्ड के जो ग्लोबल जो एमपीआई है उसके 10 इंडिकेटर को तो लेता ही लेता है, साथ में 2 इंडिकेटर को और ले लेता है। तो जब आप नेशन वाला याद कर लेंगे तो वो 10 भी आपको याद हो जाएंगे ग्लोबल वाले का, क्योंकि ग्लोबल वाले का ही 10 तो जो नेशनल एमपीआई वो लेते लेता है, साथ में 2 एक्स्ट्रा ले लेता है, 10 प्लस 2 एक्स्ट्रा ले लेता है। और 2 एक्स्ट्रा कौन कौन से? बैंक अकाउंट, मतलब कितने लोग पास बैंक अकाउंट का एक्सेस है, और हेल्थ में मैटरनल लीव, मैटरनल हेल्थ, सॉरी, ठीक है। तो हेल्थ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में ही हमने एक एक डायमेंशन ऐड किया है, बाकी सारा देखिएगा आप यहाँ इनसे कंपेयर करके देखिएगा जब पीडीएफ आपको मिलेगी, दोनों में लगभग सेम है, ठीक है। तो आपको दोनों में से एक याद करना है, और आई विल सजेस्ट कि आप इसका याद करिए और इसमें इसका याद कर लीजिए, बाकी का याद रखिएगा कि मैटरनल और बैंक अकाउंट हटा देंगे अगर आप, तो आपको लगभग ये ग्लोबल एनपीआई मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। वेटेज भी लगभग सेम है, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो ये इंडिकेटर्स देख लीजिएगा, ठीक है। तो हेल्थ में कौन कौन से इंडिकेटर आते हैं, तो न्यूट्रिशन और चाइल्ड मोर्टालिटी आता है, कि बच्चे के हिसाब से बच्चे जल्दी उनकी मोर्टालिटी रहती है, कितने खत्म हो रहे हैं, ठीक है। तो हेल्थ में ये देख लीजिएगा। तो न्यूट्रिशन हो गया, हेल्थ में क्या, न्यूट्रिशन, चाइल्ड एंड एडोलसेंट मोर्टालिटी, और एक नया डायमेंशन जो इंडिया ने अपने ग्लोब नेशनल एनपीआई में किया, मैटरनल हेल्थ, मतलब माताओं की, क्या केवल बच्चों की ही नहीं, माताओं की भी तो हेल्थ का हमें ध्यान रखना है ना। एजुकेशन में क्या है कि ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, कितने साल तक स्कूल जा रहे हैं, हमें देखा हमने अभी कि मीन जो ईयर्स ऑफ स्कूलिंग है वो हमें 9 दिख रहा है,
और एक अगर एक्सपेक्टेड देखा जाए तो 13 साल की उम्र में जाते हैं, ठीक है। स्कूल अटेंडेंस, स्कूल में जाते भी हैं तो कितना अटेंडेंस है उनकी, तो ये सब चीजें दिख रहा है ना, नेशनल एनपीआई में दिखेगा और ग्लोबल में भी दिखेगा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब कुकिंग फ्यूल उनके पास है कि नहीं, कि चूल्हे में ही खाना बनाते हैं, सैनिटेशन है कि नहीं, मतलब उनके पास सैनिटेशन की फैसिलिटी है, ठीक है ना। तो वो चीजें देखना है। ड्रिंकिंग वाटर उनके पास है कि नहीं, क्लीन हाउसिंग है खुद की नहीं, मतलब कि बाहर ही रह रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है कि नहीं है, एसेट है कि नहीं है, और एक नया ऐड हुआ है बैंक है कि नहीं है। तो ये सब चीजें जिनके पास होगी तो उनकी बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड ठीक ठाक होगी भाई। जिनके पास ड्रिंकिंग वाटर होगा, हाउस होगी, इलेक्ट्रिसिटी होगी, थोड़े से एसेट होंगे, अच्छा खाना साफ फ्यूल में बनेगा, तो उनकी लिविंग लिविंग स्टैंडर्ड अच्छी होगी। तो याद रखिएगा जो ग्लोबल वाला है उसको तो आपको याद रखना है, ठीक है। उसका आपको याद रखना है। एक जो नेशनल वाला है उसका याद रखिएगा कि उसको जो लॉन्च करता है वो नीति आयोग करता है, नेशनल वाले को। नेशनल ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार, ठीक है, क्योंकि ग्लोबल वाले का अभी रिपोर्ट नहीं है, ठीक है। नेशनल वाले की जो ये पेपर लॉन्च हुआ था, डिस्कशन पेपर, इसमें मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इन इंडिया में है, तो उसी बेसिस पे ये आया था ऑलमोस्ट 2024 के, जो अभी 24 गया है उसके दिसंबर या नवंबर में ही आया था। इंपॉर्टेंट इसीलिए था, 6 महीने से ऊपर का था, लेकिन फिर भी मैंने इसे इंक्लूड इसे डिस्कशन पेपर था और इसके आने के चांसेस हैं। तो याद रखिएगा जो नेशनल एमपीआई है वो नीति आयोग कर रहा है, और ये जो डेटा बना रहा है, रिपोर्ट बना रहा है, किस बेसिस बना रहा है, तो एनएफसी एनएफएचएस के डेटा बना रहा है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो होता है, उस फैमिली हेल्थ सर्वे का जो डेटा है, उस डेटा के बेसिस पे इस पूरे रिपोर्ट को तैयार कर रहा है कि किसकी कितनी रैंकिंग होगी किस स्टेट की, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, ठीक। अब ये याद रखिएगा जो एएफ एल्कायर फोस्टर मेथड है, ये मेथड पॉवर्टी को आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि व्हाट द यूज ऑफ द एल्कायर फोस्टर मेथड, ये पूछ सकता है। आपको याद रखिएगा एल्कायर जो फोस्टर मेथड है वो किस लिए यूज होता है, वो पॉवर्टी की ब्रेड्थ और डेप्थ दोनों को मेजर करने के लिए यूज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। आपको डायरेक्टली ये लिख के भेज देगा, एग्जाम में दे देगा कि बताइए किस पर्पज में इसका यूज होता है, 2-4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको याद रखना है कि पॉवर्टी के डेप्थ और ब्रेथ दोनों को करने में करता है, ठीक है। बाकी डिटेल में इस चीज को देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बच्चा है। देखिए अभी हुआ क्या है कि जो ये उल्लास स्कीम है, इस उल्लास स्कीम में क्या है कि गवर्नमेंट जो है ऑलमोस्ट टारगेट बना के चलिए कि हर एक स्टेट में जितने भी 15 इयर्स ओल्ड से लोग हैं ऊपर, 15 इयर्स ओल्ड से लेकर के ऑलमोस्ट 60 के ऊपर तक का भी, तो उनको बेसिक लिटरेसी देनी है। मतलब जो बेसिक लिटरेसी है, मतलब थोड़ा सा पढ़ सकें, थोड़ी सी चीजें देख सकें, तो वो कैंपेन चल रहा है उल्लास स्कीम के अंतर्गत, ताकि इंडिया को फुल्ली लिटरेट बना सकें। तो जो ये उल्लास स्कीम के थ्रू ये कैंपेन चल रहा है, 15 ईयर से अधिक लोगों को, एज से अधिक लोगों को लिटरेसी देना, एक बेसिक लिटरेसी देना, फंक्शनल लिटरेसी देना। तो फंक्शनल लिटरेसी का मतलब ही वही है ना कि आपको चीजें नॉर्मली पता हो, आप चीजें पढ़ लेते हो, चीजें रीड कर लेते हो, नॉर्मली चीजों को पता हो। वही फंक्शनल लिटरेसी के लिए उल्लास स्कीम लेके आया गया है, 15 ईयर्स ओल्ड के लोगों को टारगेट कर रहा है। इसी स्कीम के अंतर्गत जब कैंपेन किया जा रहा है, लोगों को सिखाया जाता है, तो सबसे पहला जो स्टेट है जो फुल्ली लिटरेसी अचीव कर चुका है, वो क्या है, मिजोरम है। याद रखिएगा अभी 2025 के, अभी मई जून की न्यूज है, ठीक है। मिजोरम ने 95% लिटरेसी रेट को क्रॉस कर दिया है, ठीक है, इस सर्वे के अंतर्गत, ठीक है। और सेकंड स्टेट कौन है, गोवा सेकंड स्टेट है, ठीक है, जिसने फुल लिटरेसी अचीव कर लिया। अब पूछेगा यूटी, किस यूटी ने कर लिया है, तो याद रखिएगा लद्दाख पहला स्टेट बन चुका है, यूटी बन चुका है जिसने फुल कर लिया है, ठीक है। मिनिस्ट्री एजुकेशन के अकॉर्डिंग जो भी स्टेट अबव 95% लिटरेसी अचीव कर लेता है, तो उसे कंसाइडर किया जाता है इक्विवेलेंट टू फुल लिटरेसी, ठीक है। ऑलमोस्ट फुल लिटरेसी इक्विवेलेंट उसे माना जाता है, और उल्लास स्कीम के थ्रू हो रहा है, जिसका मतलब है कि नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, वही ना, नए भारत के लिए, न्यू इंडिया की बात कर रहे हैं हम ना, विकसित भारत, तो उसके लिए साक्षरता, सभी को साक्षर करना। तो इसी स्कीम के अंदर लोगों को कैंपेनिंग के थ्रू फंक्शनल लिटरेसी दी जा रही है बेसिक। मिजोरम उसमें सबसे नंबर 1 पे है। दूसरा स्टेट कौन सा है, गोवा है। यूटी अगर पूछा जाएगा नंबर 1 पे, यूटी सबसे पहले, यूटी कौन लिटरेस हुआ है उल्लास स्कीम के अंतर्गत, तो ये हुआ है। उल्लास स्कीम भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं आपसे, स्टेट के नाम पूछ सकते हैं डायरेक्ट में, ठीक है, तो कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब दूसरा क्या है,
कि अभी रिसेंटली जो है वर्ल्ड बैंक ने आपको पता है कि आपके पेपर में डेमोग्राफी से क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक, डेमोग्राफी से। तो पॉपुलेशन जो स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन की रिपोर्ट आई थी यूएनएफए के थ्रू, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। उसका एक टाइटल ये भी है कि द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस। ये क्या है मैं अभी इसको बताऊंगा, पहले मेनली ये देख लीजिए कि कॉन्टेस्ट चल क्या रहा है। इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो रीच कर गई है 1.46 करोड़, मतलब जो 141 बिलियन थी वो 3 करोड़ उसमें और बढ़ गया है एक साल में, ठीक है। कोई ये दुख की बात नहीं है, कम बढ़ी है। और फर्टिलिटी रेट हमारी गिरती जा रही है, फर्टिलिटी रेट गिरती जा रही है, प्लस हमारी जो टोटल फर्टिलिटी रेट तो गिरी रही है, हमारी रिप्लेसमेंट रेट भी गिर रही है, ठीक है। मैं अभी इन दोनों जो टर्म है इनको अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि यहाँ एक्सप्लेनेशन की नीड है और इनसे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। मोस्टली रिप्लेसमेंट रेट से, क्यों? क्योंकि इंडिया का रिप्लेसमेंट रेट तो 2.1 है, पहले तो रिपोर्ट में 2.0 हो गया था और इस बार तो 1.9 पे ही आके टिक गया। मतलब हर दर साल ये गिरता जा रहा है 0.1, ठीक है ना। तो अभी ये रिप्लेसमेंट रेट क्या है मैं अभी आपको आपको सब बताऊंगा। पहले ये न्यूज़ तो खत्म कर लेते हैं। तो इंडिया की पॉपुलेशन इतनी चली गई है, फर्टिलिटी रेट हमारी ड्रॉप कर जा रही है और रिप्लेसमेंट रेट हमारी 1.9 है। वर्ल्ड पॉपुलेशन 8.2 बिलियन पे पहुंच चुकी है, ठीक है ना। डिस्पैरिटी इन हाई इनकम कंट्री लो इनकम कंट्री में बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। एक चीज ये याद रखिएगा कि 60%, फिर भी 60% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो भी अभी 15 to 64 एज के ग्रुप है, मतलब वर्किंग पॉपुलेशन है, जो प्रोडक्टिविटी है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। रियल क्राइसिस इसमें क्या चल रहा है, अनमिट फर्टिलिटी गोल जो यहाँ पे आया था ना, कि रियल फर्टिलिटी क्राइसिस क्या है, कि लोग बच्चे, ये ओवर पॉपुलेशन या अंडर पॉपुलेशन की चिंता इस समय लोगों को नहीं खा रही है, या पॉलिसी मेकर को नहीं खा रही है। खा क्या रही है कि लोग रिप्रोडक्टिव चॉइसेस को डिनाई कर रहे हैं, मतलब वो चाह ही नहीं रहे हैं कि बच्चे हो, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन इतना है, कॉस्ट ऑफ ब्रिंगिंग इतनी है, लोग क्यों चाहेंगे? लोगों के पास जॉब सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है, रिलेशंस चल नहीं रहे हैं। देयर आर द नंबर्स ऑफ द फैक्टर दैट आर determining or fixing these kind of data, okay, influence all these things. So ये सब चीजें इन्फ्लुएंस कर रही हैं। चलिए क्विकली हम आपको ये रिप्लेसमेंट रेट क्या होता है और टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है, आपको ये क्विकली बताते हैं और अपनी इस सेशन का अंत करते हैं, ठीक है। ग्लोबल जेंडर राइट रिपोर्ट से और असर से खत्म करते हैं, ठीक है। टाइम ज्यादा नहीं लेंगे हम, आपका एग्जाम है आपके, ठीक है। चलिए चलते हैं, इसको खत्म करते हैं। देखिए रिप्लेसमेंट रेट क्या है, ये एक 11 टर्म में मैं आपको बताता हूँ। टोटल फर्टिलिटी तो आप समझते हैं कि मतलब जितने बच्चे हुए हैं, ठीक, एक साल में जितने बच्चे हुए हैं, ठीक है, तो वही वो पर्टिकुलर फर्टिलिटी रेट है। मतलब एक वुमेन है वो अपनी प्रोडक्टिव एज में, मान लीजिए वुमेन अपनी प्रोडक्टिव एज में, मतलब अब उसकी 18 साल से लेकर के प्रोडक्टिव एज ऑलमोस्ट 40-45 के आसपास मानी जाती है, ठीक है। ये डेटा ऊपर भी जा सकता है, ठीक है ना। तो इस एज में वो एवरेज कितने बच्चे दे रही है, मतलब सॉरी कितने बच्चे को बर्थ दे रही है, ठीक है। तो वो क्या आ रहा है, टोटल फर्टिलिटी, ठीक, नंबर 1, ठीक है ना। अपनी प्रोडक्टिव, अपनी रिप्रोडक्टिव एज के अंतर्गत वो कितने बच्चों को बर्थ दे रही है, वो क्या है, टोटल फर्टिलिटी है, ठीक है। तो ये वही टोटल फर्टिलिटी, जब हम सारी वुमेन्स का निकाल लेंगे पर्टिकुलर एरिया में, उनका एवरेज निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा टोटल फर्टिलिटी इतनी आ रही। टोटल फर्टिलिटी हमारी गिरती जा रही है, ठीक है, क्योंकि एक से ज्यादा कोई बच्चे चाह नहीं रहा है और कोई कोई तो वो भी नहीं चाह रहा है, ठीक है। टोटल फर्टिलिटी गिरती जा रही है। अब रिप्लेसमेंट रेट क्या है, रिप्लेसमेंट रेट क्या है, देखिए यहीं से दिख रहा है, रिप्लेस, मतलब रिप्लेस कर दे, मतलब जैसे मान लीजिए अभी हमारी पॉपुलेशन 146 है, तो ऑलमोस्ट क्या है कि जो माता है पिता है, ठीक, तो ये अभी इस पॉपुलेशन का पार्ट है, ठीक, ठीक है। तो ये पॉपुलेशन इतनी रहे, इससे ज्यादा कम भी ना हो, इससे ज्यादा बढ़े भी ना, तो वो इस चीज को बैलेंस करने के लिए रिप्लेसमेंट रेट रखा जाता है। मतलब जो माता पिता है ये पॉपुलेशन का पार्ट है, ठीक। तो ये माता पिता क्या करें कि ऑलमोस्ट 2 बच्चे करें, जैसे एक बच्चा फादर को रिप्लेस कर दे, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, चाहे दोनों ही लड़की हो। 2 बच्चे आ गए तो पॉपुलेशन वहीं स्टेबल है, ना बढ़ी ना घटी, ठीक है।
ना बढ़ी ना घटी। उन्होंने रिप्लेस किसको कर दिया? मदर फादर की नंबर को रिप्लेस कर दिया। जब मदर फादर खत्म हो जाएंगे तो ये बच्चे इनकी पॉपुलेशन को रिप्लेस कर देंगे, इनके नंबर को रिप्लेस कर देंगे। दिस इज द रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, तो माता पिता को ये बच्चे 2 बच्चे रिप्लेस कर देंगे। अब 2 से ज्यादा भी हो जाते हैं, ये 3 भी हो जाता है तब भी ये चलता है। लेकिन अब इंडिया में क्या हो रहा है कि ये 1.9 पे आ गया है, मतलब लोग एक भी नहीं चाह, एक ही चाह रहे हैं, 2 बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, और पहले और जो एक आइडल माना जाता है वो 2.1 माना जाता है। याद रखिएगा, जो आइडल रिप्लेसमेंट लेवल है वो कितना है? वो 2.1 है। ठीक, 2.1 है। ठीक, इंडिया का अभी इससे पहले रिपोर्ट से, इस रिपोर्ट से पहले 2025 रिपोर्ट में 2.0 था, इस समय 1.9 पे आ गया है। ठीक, तो ये घटता जा रहा है। आइडल 2.1 है। ठीक, ताकि इतना ही है ना, ये एक 2 माँ बाप हैं तो ये 2 बच्चे रिप्लेस कर देंगे पॉपुलेशन को। कल कोई खत्म हो जाएंगे तो ये बच्चे पॉपुलेशन को स्टेबल करके रखेंगे। तो हमें पॉपुलेशन ऐसी चाहिए कि जो स्टेबल रहे, मतलब ना घटे ज्यादा ना बढ़े। ठीक है, तो वही स्टेबल बनाए रखने के लिए पॉपुलेशन को, नंबर्स को रिप्लेसमेंट रेट रखा जाता है। ये रिप्लेसमेंट रेट गिरता जा रहा है, इसका मतलब है कि पॉपुलेशन भी गिरती जाएगी जाएगी। और एक समय आके मतलब पॉपुलेशन क्राइसिस ना हो, जैसे अभी जापान देख रहे हैं आप, इटली देख रहे हैं, वहां पॉपुलेशन क्राइसिस चल रहा है। मतलब ना बच्चे लोग पैदा कर रहे हैं, बर्थ नहीं दे रहे हैं, और जो एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन है वो तो खत्म होती ही जा रही है। ऐसी चैलेंजेस ना आए, तो इसलिए रिप्लेसमेंट रेट का कॉन्सेप्ट रखा गया है। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए, होप करते हैं सब चीजें खत्म है, आपको मतलब याद है। ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट है, कौन इशू करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है, यूएन नहीं करता है, याद रखिएगा। आपको यूएन की कोई नहीं करती है, यूएन इकोनॉमिक फोरम करती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कब से कर रही है? 2006 से कर रही है। ठीक है, जेंडर पैरिटी को निकालती है हर एक सेक्टर में, हेल्थ, एजुकेशन, पॉलिटिकल लीडरशिप, इकोनॉमी, सब जगह कहाँ पे जेंडर पैरिटी लाई जा सकती है। ठीक है, पैरिटी अगर कोई किसी का 1 इंडिकेटर है, मतलब 1 पॉइंट आया है तो फुल्ली पैरेट है, पैरिटी है उसमें। 0 है तो कंप्लीट इनइक्वालिटी है, मतलब 0 से आप जितना ऊपर जाओगे, 0.46, तो आपकी माना जाएगा कि आप इनइक्वालिटी, आप इक्वालिटी की तरफ बढ़ रहे हो। ठीक है, जितना आप 0 से ऊपर जाओगे आपको पैरिटी मिलती जाएगी। ठीक है, पैरिटी मिलती जाएगी, और जितना नीचे जाओगे तो इम्पैरिटी आती जाएगी। ठीक है ना, इंडिया हैज बीन रैंक्ड, मतलब इनइक्वालिटी आपको मिलती जाएगी, इम्पैरिटी क्या गई, इनइक्वालिटी मिलती जाएगी। इंडिया रैंक कर रहा है 131st, बहुत कम रैंकिंग है 148 कंट्रीज में से। और पिछली बार की रैंकिंग से यही एक रिपोर्ट है जिसमें मैंने बताया था आपको ना कि इंडिया रैंकिंग में नीचे हो गया है, तो ये यही रिपोर्ट है। 199 पोजीशन में आ गया है। 129 पोजीशन इंडिया की 24 में थी, अभी इस समय 131 पोजीशन है। तो ये रिपोर्ट, इसमें रैंकिंग गिर गई है। हाँ, रैंकिंग जरूर गिर गई है, लेकिन इंडिया की जो स्कोर है वो इम्प्रूव हुआ है। 0.641 पहले था, अब 41444 हो गया है, मतलब 3 पॉइंट बढ़े हैं रैंकिंग में। ठीक है, तो याद रखिएगा। आइसलैंड अगेन रैंकिंग में 16 साल से नंबर 1 पे, उसके बाद फिनलैंड है, नॉर्वे है, यूके है और न्यूजीलैंड है। तो जेंडर पैरिटी में ये कंट्रियां ठीक ठाक है। और ये भी याद रखिएगा, कोई भी नेशन अभी भी फुल्ली जेंडर पैरिटी को अचीव नहीं कर पाया है। बांग्लादेश, इंडिया जो साउथ एशिया है उसमें बेस्ट परफॉर्मर के रूप में निकला है। बाकी का परफॉर्मेंस देख लीजिएगा, ये असर रिपोर्ट देख लीजिएगा, इसमें मोस्टली एजुकेशन से रिलेटेड बातें कही जाती हैं, फंक्शनल लिटरेसी इसमें भी देखी जाती है। ठीक है, थैंक यू, और उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें पसंद आई हैं। पीडीएफ का एक्सेस पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। धन्यवाद। कोई डाउट हो तो ग्रुप में आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और हमारे ग्रुप में बात कर सकते हैं।